is innovation inspired by nature. Is my slide visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. sir. See, this is one of the interesting topics of Unit 2. Okay. And we must understand the topic because this is something which will inspire us for creative thinking, which will inspire us for thinking about innovation. The topic is innovation inspired by nature. We must draw our standards from the natural world. एक स्टेटमेंट लिखा है कि हम अपने वर्किंग स्टैंडर्ड्स जो है उसे अगर नेचुरल वर्ल्ड से या नेचर से ड्रॉ करें तो हमें हमारे अंदर जो है ऑटोमेटिकली क्रिएटिव थॉट जो है वो डेवलप होने लगेगा. ठीक है. एक उसके बाद का स्टेटमेंट लिखा है द गुड न्यूज इज दैट विजडम इज वाइड स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिजीनियस पीपल्स but also in species that have lived in earth far longer than human beings. देखिए बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं, बहुत सारे माइथोलॉजीज हैं जो ये बताते हैं कि पृथ्वी की उम्र जब पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया या जो रॉक की हम रेटिंग करते हैं उसमें हमको पता चलता है कि जो अर्थ का एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है. ठीक है. और इस 4.5 बिलियन ईयर्स में जो हमारा अर्थ है उसने पत्थर और समुद्र दो ही चीजें इनिशियल एग्जिस्टेंस थी, रॉक था और सी था. ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा केमिकल प्रोसेस किया कि सी का कुछ पानी जो है वो पीने लायक हो गया और पत्थर जो है वो कुछ हद तक टूट करके मिट्टी में कन्वर्ट हुआ जिसमें चीजों की उत्पत्ति या जन्म जो है वो लेना शुरू हुआ. इंसानी सभ्यता जो है वो बहुत नजदीक का है. मान लीजिए कि 50,000 साल. ठीक है. कुछ इस तरीके से अगर हम देखें कि आदि मानव से लेकर आज तक का जो एज है इट कैन बी अ पीरियड ऑफ 50,000 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं है. बट अर्थ का जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मुकाबले जो है वो बहुत पुराना है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है उसको पृथ्वी ने अपने अंदर जगह दिया है, बहुत सारे क्रिएचर्स को जगह दिया है अपने अंदर, बहुत सारे फिनोमिना को, बहुत सारे नेचुरल प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है. ठीक है. और वही चीज आज की डेट में इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में हमें दिख रही है. कुछ अच्छे एग्जांपल्स जो मैंने लिए हैं जिसको हमने नेचुरल एग्जिस्टेंस के बाद कन्वर्ट करके कुछ साइंटिफिक तरीके से एक मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से कन्वर्ट किया है, उसमें से आप देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो पाया है. नेचर हैज इंस्पायर्ड सम ग्लोरियस इन्वेंशंस. नंबर 1 वेलक्रो. आप सभी वेलक्रो जानते हैं ना बेटा, क्या होता है? हेलो कार्तिक, हेलो. यू नो वेलक्रो? बेटा बोलना है. यू आंसर जो है वो ऑडिबल रखेंगे बेटा, है ना? नो सर. नो. ओके. आपके शूज में आपने देखा होगा कि एक ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल लगा रहता है जो एक के ऊपर एक रखने से आपस में चिपक जाता है, कोट्स में, जैकेट्स में. ठीक है. दो अलग अलग प्लास्टिक के ऐसे रेशे होते हैं. ये देखो ये वेलक्रो है, मेरे लैपटॉप के केबल में लगा हुआ है. ठीक है. इस केबल को अगर मैं ऐसे चिपकाने की कोशिश करूंगा तो ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा. ये देखो दिस इज अ वेलक्रो. ठीक है. इसको आपस में जोड़ने से क्या हो रहा है, ये चिपक जा रहा है. ठीक है. तो ये जो वेलक्रो है इसके डिजाइन को कहां से कॉपी किया गया अगर आप देखने की कोशिश करो तो यू विल फाइंड दैट ये वेलक्रो जो है एक पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट था, उसने अब एक हंटिंग के बाद लौटने पर देखा कि उसका जो डॉग है उसके बालों पर एक पर्टिकुलर तरीके का कीड़ा जो है वो चिपक गया है. ठीक है. एक स्विस इंजीनियर था और उसने देखा कि एक माइक्रोस्कोपिक बॉन्डिंग जो है इनके बीच में तैयार होती है क्योंकि इस पर्टिकुलर जो ये जो हेयर है डॉग का
एक पर्टिकुलर सर्टेन एंगल में मुड़ा हुआ है और उसमें जाकर के ये वेलक्रो जो है चिपक जाता है। ये एक ऐसा डिजाइन बना जिसको आज स्पेस सूट से लेकर हर जगह पर हम यूज करते हैं, एंड दे आर मोर इफेक्टिव देन चेन्स और बटन्स। किसी चीज को बंद करने के लिए बैग्स में, सूटकेस में, जैकेट्स में, हर जगह पर ये वेलक्रो जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है, आपने एक जानवर होता है छिपकली जैसा बड़ा सा, गो बोलते हैं। उस जानवर के अंदर एक उसके जो वेब होते हैं कुछ ऐसे डिजाइन के बने होते हैं कि वो अपने वजन से 250 गुना ज्यादा, वो 6-7 किलो का एक छिपकली जैसा बड़ा सा जानवर होता है, बट वो क्या करता है अपने वजन से लगभग 250 केजीज तक जो है वो सामान उठा सकता है, क्योंकि उसका जो पैर है उसके अंदर ये वेब तरीके, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये इस तरीके से एक डिजाइन होता है जो क्या करता है, दीवार में जब चिपकता है तो जब तक वो नहीं जाता जानवर तब तक ये छूटता नहीं। इस पर्टिकुलर ग्रिपिंग डिजाइन को लेकर के आज हम क्या कर रहे हैं, ऐसे शूज को तैयार कर रहे हैं जो हायर अल्टीट्यूड पे या बिल्कुल जो पतला जगह है वहां पर पैर रखने पर चिपक जाए, वहां पर चढ़ने उतरने के लिए, या जहां पर हमको लगता है कि स्लिप नहीं होना चाहिए, ऐसे जगह के लिए हम शूज बनाने में आज यूज कर रहे हैं और ये बहुत इफेक्टिव है। देन द थर्ड वन इज, एक रेल कंपनी के इंजीनियर ने जब डिजाइन करने के बारे में सोचा जो आपका बुलेट ट्रेन है, तो उसने देखा कि जो बुलेट ट्रेन की स्पीड है वो कुछ भी करने पर 400 किलोमीटर, 350 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा रही थी। तो उसने क्या किया कि हताश होकर के जाकर के एक तालाब के पास वो बैठ गया और वहां पर उसका अचानक नजर पड़ा किंगफिशर बर्ड पे। उसने देखा कि किंगफिशर जो है वो पानी में उतरता है, उतर के मछली पकड़ता है और मछली पकड़ करके वापस उड़ जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में पानी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम होता है। उसने उस पर्टिकुलर किंगफिशर का जो बीक था और जो हेड का पोर्शन था उसको उठा करके 50 फुट लंबा स्टील का बीक के रूप में कन्वर्ट किया और बुलेट ट्रेन के इंजन के सामने लगा दिया। आज ये इंजन जो है दुनिया की सबसे तेज जमीन पे चलने वाले इंजन के रूप में है, जो कि औसतन 700 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है। आई थिंक आपको ये विजिबल हो रहा होगा फोटोग्राफ किंगफिशर का। यस सर। यस। है ना। उसके बाद एकदम लेटेस्ट एग्जांपल में जो जुगनू आपने देखा है ना, यस सर। जुगनू जो है उसको हमने एक एग्जांपल के रूप में लिया एलईडी बनाने के लिए। ठीक है, जो एलईडी आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं बल्ब्स में, जो डायरेक्शन देने वाली लाइट्स में, अपने जो रोड के ऊपर लगा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल्स में, उस एलईडी की जो शुरुआत है वो एक कीड़ा जो जुगनू होता है उस पर्टिकुलर कीड़े से उठा करके ली गई है, और जिस पैटर्न में उसके अंदर ये फास्फोरस का ये जो लाइट जलता है उसको उठा करके हमने एलईडी बल्ब्स में कन्वर्ट किया, और आज की डेट में एलईडी बल्ब्स सबसे मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करती है। ठीक है, और आज मैक्सिमम यूज में है लाइट के सोर्स के रूप में पूरी दुनिया के अंदर। देन नेचर से इंस्पायर होकर के जो सबसे पहला मॉडल बना था एरोप्लेन का, लियोनार्डो डा विंची, जिनको हम मानते हैं कि ही वाज द प्रिंसिपल इंस्टिगेटर 1480s के आसपास, जिन्होंने सोचा कि एक उड़ने वाली चिड़िया बनाई जाए। उस उड़ने वाली चिड़िया को डेवलप करने के लिए उन्होंने जो डायग्राम बनाया था पेपर में, हालांकि ये कभी भी फिजिकली नहीं बन पाया। ठीक है, ये फिजिकली ये बिल्कुल नहीं बन पाया, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनके ड्राइंग को आज भी एक बेसिक ड्राइंग मानी जाती है एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस में लियोनार्डो डा विंची ने नेचर से ही इंस्पायर हुआ, चिड़िया जो है उसके पंख को लगा करके एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में सोचा जिससे लोग उड़ सके, और फाइनली आज जो हम एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं उसी के मॉडिफिकेशंस का स्वरूप है। उसके बाद है सुपर हाइड्रोफोबिसिटी के साथ लोटस का लीफ। आप देखेंगे कीचड़ में, तालाब में जो कमल है उसकी पत्ती डूबी रहती है पानी में, लेकिन पानी से उसको कोई भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो उसका जो नैनो स्ट्रक्चर है उस नैनो स्ट्रक्चर को एक वैक्स तरीके का उसके ऊपर डेवलप हो जाता है लीफ के ऊपर, जिसके कारण पानी उसको किसी भी तरीके से खराब नहीं कर पाती, कीचड़ उसको किसी भी तरीके से खराब नहीं कर पाता। अब हम
सारे जो पानी के अंदर चलने वाले वेसल्स है या पानी के अंदर जो चीजें डूबी रहने वाली है, उनके स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम इसी लोटस इफेक्ट या जो सुपर हाइड्रोफोबिसिटी है उस मैकेनिज्म को यूज करते हैं, जिससे कि पहले के मुकाबले अब जो शिप्स बन रही हैं, अब जो पानी के अंदर डूबे रहने वाले स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो पानी के अंदर उनमें जंग नहीं पकड़ता और बहुत लंबे समय तक वो अच्छे हालत में पानी के नीचे रहते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ जो है हमने क्या की है, इलोंगेट कर दी है। सी, आप सब एक चीज देख रहे होंगे कि ये सारे जो चीजें अभी मैं डिस्कस कर रहा था, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे वो लोटस लीफ हो, चाहे वो बर्ड और फ्लाइट का कॉम्बिनेशन हो, ये सारी चीजें नेचर में पहले से एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है, उसके बाद 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा जो ऑटोमेशन था, दैट वाज अ रोबोटिक हैंड। आपको पता है बेटा, ये रोबोटिक हैंड जो है, इसको उठा करके एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए हमने जिस चीज को यूज किया वो था हाथी का सूंड। ये देखा गया कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी डायरेक्शन पर 360 डिग्री मूव करने के लिए सक्षम है। तो हमने क्या किया, उसी के बेसिस पर, उसी के प्रिंसिपल पर रोबोटिक हैंड को डिजाइन किया है। और आप देखिए कि आज ये रोबोटिक हैंड जो है लगभग सारी फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है, जो ऑटोमेशन का वर्क हो रहा है, वहां पर बड़े से बड़े काम या छोटे से छोटे काम को बिल्कुल एफिशिएंटली यूज करने के लिए आज 21st सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्लब करके हम यूज कर रहे हैं। इसका भी जो बेसिस है वो हमको नेचर से मिला। हमने हाथी के सूंड से इस रोबोटिक हैंड के डिजाइन को चुराया है या इमिटेट किया है या बोल सकते हैं कॉपी किया है। उसके बाद जो शार्क है, उसकी स्किन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्किन का जो स्केलिंग है, उसको आज हम यूज करते हैं स्विम सूट्स बनाने के लिए या डीप सी डाइविंग के जो सूट्स हैं उनको बनाने के लिए, बिकॉज वो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो पानी के अंदर बहुत तेजी से हमको फ्लो करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसी बेसिस पर आज हम उसी स्ट्रक्चर पे विंडमिल्स को तैयार करते हैं, उसी के स्ट्रक्चर को इमिटेट करके हम एरोप्लेन्स को तैयार कर रहे हैं। तो एक मछली के जो बॉडी की स्केलिंग है उसको आज हम दूसरे एप्लीकेशंस में लेकर के आ रहे हैं। इनोवेटिव जो यूज है उसका वो ये है कि स्विम सूट्स बन रहा है, प्लेन तरीके के मॉडल के बन रहे हैं, विंड मिल्स जो है उसी तरीके के मॉडल से बन रही है। ठीक है, देन वी हैव एक मैथमेटिकल सीरीज है जो एक साइंटिस्ट ने डेवलप की थी, आप सब ने पढ़ी होगी। ये सीरीज थी फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसका सीक्वेंस है 1 1 2 3 5। आप देखेंगे बेटा कि जो नंबर है उसके पहले दो का एडिशन वो नंबर आता है, जैसे 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। आपको दिख रहा है ये सीरीज रेड कलर से? इज इट विजिबल? यस Yes. सर। Yes. आप देखेंगे बेटा कि जितनी चीजें जो नेचुरल एग्जिस्टेंस की हैं, ठीक है, आप इसके बारे में पढ़िएगा। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भी आज शेयर करने वाला हूं, आप इसको पढ़ के देखिएगा कि जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो फ्लावर के अंदर हो, ठीक है, फ्लावर का पेटल हो, ठीक है, फ्लावर के अलग अलग जो पेटल्स होते हैं उनका डायमेंशन हो, ये पूरी तरीके से इस फिबोनाची सीरीज को, मैथमेटिकल सीरीज को फॉलो करते हुए भी बनता है। ठीक है, पाइनएप्पल हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, पाइन के कोन्स हो गए, ये पूरा इसी मैथमेटिकल नंबर पर आधारित है। ठीक है, ये नेचुरल एग्जिस्टेंस है, इसको कोई बना तो नहीं रहा ना। ठीक है, हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर नेचुरल एग्जिस्टेंस का एक सीरीज तैयार किया जिसको हम फिबोनाची सीरीज के रूप में देखते हैं। और लगभग जितनी भी चीज प्रकृति से उभर के आ रही है, ठीक है, ये सारी चीजें इसी फिबोनाची सीरीज पर आधारित है। ठीक है, और हम आसानी से कोरिलेट कर पा रहे हैं द कैलकुलेशन विच इज गिवन इन फिबोनाची सीरीज। ये सारी चीजों का जो डेवलपमेंट है, जो डायमेंशन है, वो बिल्कुल उसी सीरीज को फॉलो करता हुआ लौटता है अपने सर्कल के अंदर। ठीक है, नाउ नेचर्स डिजाइन प्रिंसिपल, ठीक है, नेचर्स डिजाइन प्रिंसिपल को समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नेचर किन चीजों पर बैंग करता है या क्यों हम वापस नेचर की तरफ मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। सी, जो नेचर है वो हर समय सस्टेनेबल ऑप्शंस के साथ आता है। क्या आप जानते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल? डू यू नो व्हाट इज सस्टेनेबल?
प्रतिष्ठा, सर जो फ्यूचर के लिए हम लोग सेव के रखते हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए। हाँ, जो फ्यूचर के लिए सेव हो सके। और कुछ? स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग नहीं। और सर जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती। जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती। देखिए, ऐसी चीजें जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी उसी रूप में देखा, हमारे पेरेंट्स ने भी उसी रूप में देखा, और हमको भी उसी तरीके से देखने के लिए मिल जाए, उन चीजों को हम सस्टेनेबल बोल सकते हैं। तो जो नेचर का प्रिंसिपल है उसको हम क्यों इनोवेशन के लिए या क्रिएटिविटी के लिए यूज करें, उसके पीछे का लॉजिक है बेटा कि जो भी नेचर डेवलप करता है, ठीक है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? whatever things are developed by nature, ठीक है, what is the source of energy? कोई बता सकते हैं आप में से? सनलाइट, वाटर। और कुछ? चलिए मैं बताता हूं। जो भी चीजें जिनका नेचुरल डेवलपमेंट है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है, ठीक है। एक किसी ने सही आंसर, हाँ कुछ लोगों ने दिया है, निखिल हो गया, अंकिता, नितेश, ठीक है। अब इस सन को जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में देख रहे हैं, व्हेन वी आर थिंकिंग सन एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी, we must have to understand what kind of energy is consumed by the other creatures of nature, ठीक है। इस एनर्जी का कंजम्पशन दुनिया के अंदर जो दूसरे क्रिएचर्स हैं वो किस तरीके से करते हैं, we have to identify it। आप देखिए प्लांट्स, जो दूसरे एनिमल्स हैं, या जो भी नेचुरल उगने वाली चीजें हैं, वो उतना ही अपने जीवन काल में एनर्जी कंज्यूम करती है जो कि उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए। दे डोंट कंज्यूम एक्सेस एनर्जी। सबसे पहला चीज जो बेसिक प्रिंसिपल है सस्टेनेबिलिटी का, वो ये है कि दे डोंट कंज्यूम एक्सेस ऑफ एनर्जी। दूसरा प्रिंसिपल सस्टेनेबिलिटी का, जो भी चीजें अर्थ प्रोड्यूस करता है, अर्थ इज कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग इट। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो, जो भी चीजें पृथ्वी के अंदर नेचुरल एग्जिस्टेंस में आ रही है, जिसका प्रोडक्शन नेचुरल हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन भी हमारे अर्थ के पास इतनी क्षमता है कि वो कर सके, ठीक है। इस चीज का डिस्कशन क्यों, ठीक है। पहले चीज में हमने डिस्कस किया कि एनर्जी का कंजम्पशन। देखिए, एनर्जी का कंजम्पशन हम इसीलिए डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज इंसान एक ऐसा क्रिएचर है जो अपने रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, चाहे फ्यूल के रूप में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो, चाहे फूड के रूप में हो। वो कभी भी सिर्फ अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट जिंदा रहने के लिए यूज नहीं करता, बल्कि अपनी आर्थिक क्षमताओं के हिसाब से वो अपने यूज को बढ़ाता और घटाता रहता है। जिसके पास जितना इकोनॉमिक सपोर्ट है, वो उस तरीके से अपने कंजम्पशन पैटर्न को रखता है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। दूसरी चीज, वो सारी चीजें जो इंसान इमिटेट कर रहा है, लाइक प्लास्टिक्स, लाइक फाइबर्स, जिसका आज पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इस्तेमाल होने लगा है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सारे डिग्रेडेबल नहीं है। द मोमेंट वी आर यूजिंग पॉलीथीन्स, द मोमेंट वी आर यूजिंग फाइबर्स, द मोमेंट वी आर यूजिंग प्लास्टिक्स, दे आर नॉट डिग्रेडेबल। और अगर ये डिग्रेडेबल नहीं तो इनसे प्रॉब्लम क्या है? What is the problem? हेलो निखिल, अगर कोई चीज डिग्रेडेबल नहीं है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट प्रोडक्ट?
फिर सॉइल खराब करेगी। बेटा हमारे अर्थ के ऊपर एक ऐसे जंग के रूप में ये आ रहा है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, हमारी पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर जो है वो बोझ बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, प्लास्टिक्स के डिपोजिशन आप देखिए, ठीक है, चारों तरफ जमीन के ऊपर रखा है। 100 साल, 200 साल, 500 साल भी रखा रहेगा तो ये प्लास्टिक जो है डिग्रेड नहीं होने वाला। ये प्लास्टिक कभी मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब ये मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन इसका प्रोडक्शन भी कंटिन्यूएशन में है, तो क्या हो रहा है, आसपास हम जितनी दूर तक देख पाएंगे हमको प्लास्टिक ही प्लास्टिक, पॉलिथीन ही पॉलिथीन, फाइबर ही फाइबर जो है आज से 50-60 साल बाद दिखने लगेगा। ठीक है, और इसका हार्म क्या है, ये पानी में जाए तो टॉक्सिन है, ये जमीन पे रहे फसल को नुकसान कर रहा है, इसको जलाया जाए तो एयर पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। कहीं ना कहीं पर ये हमारे लाइफ के लिए एक थ्रेट के रूप में है। हम क्यों सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम क्यों इनोवेशन इंस्पायर्ड बाय नेचर की बात कर रहे हैं, बिकॉज नेचुरल चीज के साथ एक फायदा तो है कि वो हमको हार्म नहीं करेगी। ठीक है, क्यों, बिकॉज नेचर हैज द पावर टू रिसाइकल एवरीथिंग। नेचर जो भी चीज प्रोड्यूस करता है इट डज नॉट कन्वर्ट्स इनटू वेस्ट। नेचर में नो वेस्ट प्रिंसिपल चलता है। ठीक है, जो प्रोड्यूस हुआ मिट्टी से पनपेगा और मिट्टी में ही वापस मिल जाएगा। वेस्टेज वाला कोई जो कंसेप्ट है वो नेचुरल नहीं है। तो आज हम जो भी चीजें नए डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनको हम ऐसी चीजों को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं जिनकी रिसाइकलिंग पॉसिबल हो सके या फिर जो डिग्रेडेबल हो। आप देखेंगे धीरे धीरे गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। प्लास्टिक भी हम ऐसा यूज करने के लिए बोल रहे हैं जो जमीन में गल जाए। ठीक है, जो चीजें नहीं खराब हो सकती उनको इस ग्रेड का तैयार कर रहे हैं, जो वो जब खराब हो तो रिसाइकल होकर के कोई दूसरी चीज बन जाए। मतलब हम वेस्टेज जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद नेचर की एक बहुत बड़ी खूबी यह है बेटा कि इट बैंक्स ऑन डाइवर्सिटी। एक ही तरीके की चीज पूरी नेचर में पाई जाएगी ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ये इंसान की फितरत होती है कि जो मैंने प्रोड्यूस किया उसी के यूजर सारे बन जाए। ठीक है, लेकिन नेचर बोलता है कि जिस जगह की जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से चीजों का प्रोडक्शन हो और उसी तरीके से चीजें जो है वो खराब भी हो। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है नेचर का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिटी होने पर क्या होगा कि सबके लिए ये पृथ्वी रहेगी। ठीक है, आपको पता नहीं होगा बेटा, एक 1982 में एक कमीशन बैठा था जिसका नाम था बर्टलैंड कमीशन। ठीक है, और एक कॉन्फ्रेंस किया गया था जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम द टॉपिक ऑफ सस्टेनेबिलिटी वाज डिस्कस्ड इन यूनाइटेड नेशंस। ये पहली बार था जब सस्टेनेबिलिटी को एक टॉपिक के रूप में लिया गया और यूनाइटेड नेशंस में सारे देश जहां पर आकर के बैठते हैं वहां पर इसको चर्चा के लिए रखा गया। व्हाट नेक्स्ट, आज से 50 साल बाद की पृथ्वी कैसी होगी, आज से 100 साल बाद का हमारा अर्थ जो है उसका कंडीशन क्या रहेगा। इस सोच पे इसीलिए आने की जरूरत पड़ गई बिकॉज 1982 में जिन जगह पर मास इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था वहां पर पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया था और लोगों को समझ में आने लगा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, और ये एक्सप्लॉयटेशन शुरुआत में तो हम इकोनॉमी का करते हैं, शुरुआत में तो हम इन्वायरमेंट का करते हैं, लेकिन इसका अंत हमारे खुद के एक्सप्लॉयटेशन के साथ होता है। आज 100 तरीके की बीमारियां आप देखिए, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थ। कंट्रीज लाइक इंडिया आर रैंक्ड नंबर 1 इन डिजीजेस लाइक कैंसर। आज दूसरे या तीसरे नंबर का देश है पूरी दुनिया में जहां पे लोगों में कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपको पता है ना बेटा, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका आज भी अच्छे से कोई इलाज नहीं डेवलप हुआ। ये बीमारी हमें क्यों हो रहा है, बिकॉज जो अर्थ के प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे नेचर के प्रिंसिपल्स हैं, हम उनके विपरीत जा करके अपने फूड हैबिट्स को, उनके विपरीत जा करके हम क्या कर रहे हैं, अपने जो यूज है, जो हमारा एयर का पॉल्यूशन है, उन सारी चीजों को हम अपने डे टू डे लाइफ में रूटीन में लेकर के आ रहे हैं और वो ऐसा हार्म धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर करने लगता है जो एक समय के बाद एक बीमारी में कन्वर्ट होता है जिसको हम और आप
कैंसर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो बर्टलैंड कमीशन था उसने पहली बार अवर कॉमन फ्यूचर कॉन्फ्रेंस होने के बाद ये डिसाइड किया कि अब से जो भी डेवलपमेंट होगा उसका स्वरूप सस्टेनेबल होगा, तभी ये दुनिया जो है आगे बढ़ पाएगी। तो जितने बड़े नेशंस थे या डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने सबसे पहले इस चीज को अडॉप्ट करने के बारे में सोचा। धीरे धीरे ये अडॉप्शन आज हमारे देशों में भी आ रहा है। आज की डेट में हम जैसे जैसे हमारे एजुकेशन का लेवल ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे हमारे जो विजन हमारा जो है बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि हम सारे लोग उन चीजों को यूज करने के बारे में सोचने लगे हैं जो डिग्रेडेबल हो, जो सस्टेनेबल हो। अब हम किसी भी चीज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की तरफ नहीं जाते हैं। ऐसे कोई चीज आप देखिए, बहुत से ऐसी जगह जैसे दिल्ली डीजल गाड़ियों को बंद कर दिया। क्यों बंद किया? उनको समझ में आ रहा है कि नहीं तो यहाँ पर ऐसी ऐसी जो ब्रीदिंग ट्रबल्स लोगों को हो रही है, ऐसी ऐसी बीमारी होगी जिसका इलाज भारत में पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए अब बोला कि पैसेंजर कार्स जो मूव करेंगी दिल्ली में वो डीजल वाली नहीं होंगी, री रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हमारे नॉर्म्स को भी हम क्या कर रहे हैं, नेचर के अनुरूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन सी चीजें चल पाएंगी फ्यूचर में? वो सारी चीजें जो नेचर के प्रिंसिपल को यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, टेस्ला कंपनी की गाड़ियां। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है इससे हम कोई भी फॉसिल फ्यूल या कोई भी ऐसा फ्यूल जो कि नेचुरल एग्जिस्टेंस में उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं। सोलर एनर्जी से चार्ज हो रहा है। ये एक ऐसा एनर्जी है जो पूरी दुनिया में एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और हम कंज्यूम कर रहे हैं। इससे हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जब हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में शामिल होना शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो नेचर के अनुरूप हो जाएगा और वो बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और एक बहुत बड़ी चीज की जो पावर लिमिट्स हैं, पावर लिमिट्स का मतलब ये है कि ये पहचानना कि हमको एक्चुअल में कंज्यूम करना कितना है किसी भी चीज को। 3 लोगों के लिए 10,000 स्क्वायर फीट का घर बना लिया तो वो भी ओवर कंजम्पशन है। जरूरत से ज्यादा खाना बना लिया वो भी ओवर कंजम्पशन है। जरूरत से ज्यादा फर्नीचर फिक्चर्स खरीद लिए वो भी ओवर कंजम्पशन है। जरूरत से ज्यादा हमने इलेक्ट्रिसिटी का या फॉसिल फ्यूल्स का, कोल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसका यूज किया, ये भी ओवर कंजम्पशन है। इस ओवर कंजम्पशन को धीरे धीरे एजुकेशन का लेवल क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जैसे जैसे आपने ये जो विजडम है इसका डेवलपमेंट होगा, आपको पता चलेगा कि बेटा वो सारी जगह ज्यादा हेल्दी है रहने के लिए जहां पर आज भी नेचर का टच है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं दे आर मोर अफेक्टेड बाय द वायरस कोरोना। द रीजन इज नेचर से वो लोग बहुत दूर हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल कोई चीज वहां पर अवेलेबल नहीं है, सारी चीजें इंसानों की डेवलप की हुई हैं। तो ऐसे कारण से क्या हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो गई है और इम्यूनिटी के वीक होने से बीमारियां बहुत तेजी से पकड़ भी रही हैं और उनको नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। आप देखिए ऐसे बहुत सी दुनिया की जगह जहां पर कोरोना हो रहा है और अपने आप ठीक हो रहा है, वहां मेडिकल एड भी नहीं है और नुकसान भी कम से कम हो रहा है, बिकॉज आज भी वो लोग नेचर पे बैंक करते हैं अपने आप अपनी आजीविका को चलाने के लिए। ठीक है, वन ऑफ the very interesting topics of your subject is this topic, which is innovation inspired by nature. We must have to understand कि अब सिर्फ इनोवेशन के बारे में सोचना या क्रिएटिविटी के बारे में सोचना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि ऐसे इनोवेशन के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी जो कि नेचर से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जिसका एग्जिस्टेंस कुछ इस तरीके का हो जैसा नेचुरल एग्जिस्टेंस होता है। और आप जो भी प्रोडक्ट बना पाओगे जो सस्टेनेबल होगा नेचर में, उस प्रोडक्ट का लाइफ जो है वो बाकी प्रोडक्ट से कई गुना ज्यादा होगा और भी अगर उसका कॉस्ट ज्यादा भी होगा तब भी लोग उसको ज्यादा यूज करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को रोक करके आज हम वापस जो हमारा पुराना मैन्योर था उसको यूज करने लगे एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमको समझ में आने लगा है कि केमिकल फर्टिलाइजर से जो है वो कैंसरस है।
केमिकल जो हम इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज कर रहे थे, उसको आज हम फिर खेतों से हटा करके नीम का बना हुआ ऑयल जो है उसको आज फसलों पर छीट रहे हैं। और वो सब्जियां मार्केट में 10 गुना रेट पे आती है, 5 गुना रेट पे आती है, तब भी लोग खरीदते हैं कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा भी खाए तो शरीर को बहुत ज्यादा फायदा करेगी। और जो केमिकल से डेवलप किया हुआ चीज है, आप उसको बहुत कंज्यूम भी कर रहे हो तो उसका फायदा बहुत ज्यादा हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ थिंकिंग अबाउट द सस्टेनेबल ऑप्शंस, नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट द इनोवेशंस व्हिच आर नेचर, व्हिच आर ऑन जो भी चीजें नेचर के फंडामेंटल्स को मिल रहा है। ठीक है, so we have to understand it, we have to think about those options of business which are basically sustainable. Understood? कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा मैं नोट शेयर करूंगा, आप लोग एक बार देखिएगा। ठीक है, और कहीं पे अगर कुछ डाउट लगा तो बताइए इस टॉपिक के बारे में। Any doubt regarding this topic? No? दो तीन लोग ही नो लिखे हैं, बाकी लोग क्या डाउट है क्या बेटा? ओके, ठीक 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 ठीक। See, this is one of the important topics as far as the final exams are concerned, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है आपके यूनिट 2 में। यू मस्ट प्रिपेयर नोट्स फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, मेरे नोट्स में भी रहेगा, बाकी आप अपने इनोवेशन इंस्पायर्ड बाय नेचर पे एक आंसर तैयार करके रखिएगा फाइनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है नितेश? हाँ सर। एनी डाउट बेटा? नो सर। इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ एक आंसर तैयार करिएगा, ये आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके, हैव ए नाइस डे। यू टू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास को आप ज्वाइन करिएगा 5 मिनट बाद, है ना? इसमें आया नहीं।